Watch all videos of our YouTube channel CGPSC eGyan and get complete video lectures from visualcard.com. तो दोस्तों फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ CGPSC eGyan की आगे की सीरीज में। और इसके बाद हम लोग आज से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, क्रिया, लिंग, वचन ये सभी टॉपिक्स पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरा पहले का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज से हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ठीक है, तो अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा उसके बारे में अगर कोई भी डाउट आया होगा आपको तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आपको डाउट क्लियर करूँगी। तो आज से अभी देखते हैं हम संज्ञा। संज्ञा शब्द और संज्ञा के जो प्रकार हैं उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कोई भी एक शब्द दे दिया जाएगा, चुनने के लिए बोला जाएगा आपको कि कौन सी संज्ञा है तो बताइए, तो इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। तो आप इसे क्या समझे कि कोई वस्तु है, कोई विशेष वस्तु है और फिर उसके बाद भाव है और जीव है, तीन चीजें हैं। संज्ञा के डेफिनेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर इसी तीन शब्द को अलग अलग सेंटेंस में जोड़ दिया जाए और आपको पूछा जाए कि इनमें से कौन सा सही है तो आप थोड़े से चूक जाओगे। इसीलिए तीनों को पकड़ना जरूरी है। विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का जो शब्द बोध कराता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार है, लेकिन इस प्रकार को पढ़ने से पहले इसकी परिभाषा में कुछ और चीजें छिपी हुई है। जैसे कि यहाँ पर केवल किसी भी विशेष वस्तु का भाव को ही व्यक्त नहीं किया गया है, यहाँ पे धर्म को व्यक्त किया गया है। वो कैसा, उसका धर्म क्या है, उसकी क्या प्रवृत्ति है, इसको भी यहाँ पे व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसके प्रकार। संज्ञा के वैसे तो 5 प्रकार है, सब जानते हैं। इंग्लिश में भी सेम है, हिंदी में भी सेम है। इंग्लिश में तो अभी खैर 3 हो गए हैं, 2 को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहली संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले डील करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति होगा या एक वस्तु होगी, ऐसी संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें बहुत सारे सब इसके टॉपिक्स हैं। तो कौन कौन से पॉइंट्स इसमें आएंगे उसको देखते हैं। जैसे कि हम एक देश में रहते हैं, तो देश का नाम, हर एक देश का नाम किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब देश में नगर है तो हर एक नगरों का नाम, नगर के बाद चौराहों का नाम, चौराहों का नाम, दिशाओं का नाम, व्यक्ति का नाम। ठीक है, नदियों का नाम, समुद्रों का नाम, पहाड़ों का नाम, ये हो गया, वृक्षों का नाम, ये हो गया। इसके बाद त्योहारों का नाम, महीनों का नाम, दिनों का नाम, कोई ऐतिहासिक घटना घटित हुई है उसका नाम, जैसे कि पानीपत की लड़ाई, वो एक क्या थी? ऐतिहासिक घटना थी। दिनों का नाम जैसे कि सोमवार, मंगलवार। महीनों का नाम
जुलाई, अगस्त, ठीक है, पहाड़ों का नाम, त्योहारों का नाम, नदियों का नाम, समुद्रों का नाम, इतनी सारी चीजें जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। अब अगला देखते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जब एक प्रकार के व्यक्ति एवं एक प्रकार के वस्तु का बोध हो तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे, देखिए, अब एक ही प्रकार के व्यक्ति, जैसे कि मेरा नाम क्या है, तृप्ति, सर का नाम प्रशांत, आपका नाम कुछ और होगा, लेकिन हम लोगों को एक मनुष्य की जाति में रखा गया है। जैसे कि हम किसी जानवर का नाम रखते हैं तो हर एक की अलग अलग जो प्रजाति है वही क्या है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जैसे कि हम बोलते हैं यहाँ पे कौवा, या इसको छोड़ दो, पक्षी, पक्षी का एग्जाम्पल लेते हैं, पक्षी या जानवर। तो ये क्या करता है, एक संपूर्ण जाति को बोध करता है। लड़की, लड़का, औरत, ये सभी शब्द किसको इंडिकेट करते हैं, जातिवाचक संज्ञा को। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में पशु पक्षियों के नाम, किसी व्यक्ति का व्यवसाय, किसी व्यक्ति का व्यवसाय, किसी व्यक्ति का पद, किसी व्यक्ति का कार्य, किसी व्यक्ति के सगे संबंधी, ये सभी किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में। जैसे कि किसी व्यक्ति के सगे संबंधी में भाई बहन, तो कोई रिश्तेदार हैं वो सब आएंगे, उनके नाम आ जाएंगे, जैसे कि मामा, चाचा। किसी व्यक्ति का व्यवसाय, जैसे कि मैं ऑनलाइन अपना शॉपिंग का काम करती हूँ तो मेरा व्यवसाय हो जाएगा। ठीक है, पद का नाम, सपोज मैं पार्लियामेंट में हूँ, मैं मंत्री के पद पे हूँ तो मेरा पद का नाम आ जाएगा। व्यक्ति का कार्य, मैं कौन सा कार्य करती हूँ, जैसे मैं पढ़ाने का काम करती हूँ तो वो मेरा क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इसमें क्या किया जाएगा, मेज, कुर्सी, टेबल, ये सभी किसमें आ जाएगी, वस्तुओं के नाम में आ जाएगी। अगला आता है प्राकृतिक, प्राकृतिक तत्वों के नाम, जैसे कि तूफान है आती है या बिजली शब्द है ना, तो ये सभी प्राकृतिक तत्वों में आते हैं। तो ये तो हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी कौन सा हो गया, जातिवाचक संज्ञा। अब अगला देखते हैं समूहवाचक संज्ञा में। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा को क्या संज्ञा होती है, ऐसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक तो होता है व्यक्तियों का समूह, दूसरा होता है वस्तुओं का समूह। जैसे कि आप दोस्तों का समूह होगा, उससे समझ सकते हो आप लोगों का कैसे होता है। जैसे कि आप इंग्लिश में बोलोगे तो आपका ग्रुप होता है, आपका सेपरेट ग्रुप बना लेते हो आप लोग, तो वैसे ही इसमें हिंदी में क्या होता है, व्यक्तियों का समूह को हम क्या बोलते हैं, दल, या हम सभा शब्द का यूज करते हैं। ये सभी क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बोधक होते हैं। वस्तुओं में क्या आता है, जैसे कि
निर्जीव वस्तुओं का और सजीव वस्तुओं का अलग अलग इसमें पार्टीशन किया गया है। ठीक है, तो इसमें वस्तुओं में आ जाएगा आपका, या जैसे एनिमल्स का ले सकते हो तो उसमें आ जाएगा झुंड, नीलों का होता है घौन। तो ये सभी इसमें आ जाएंगे समूहवाचक संज्ञा में। अब अगला देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा और व्यापार का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा में गिनते हैं। जैसे कि पहले इसको लेते हैं गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार। ऐसे शब्द जिससे गुण का, धर्म का, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है, वो सभी भाववाचक संज्ञा की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा अनेक चीजों से मिलकर के बनती है, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा से मिलकर के बनती है, दूसरा विशेषण से बनती है, तीसरा अवयव से बनती है, ठीक है, चौथा क्रिया से बनती है, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल रीड करते हैं। तो नीचे से शुरू करते हैं। जैसे कि हम क्रिया की बात करते हैं। क्रिया में जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं दौड़ने का, है ना। तो दौड़ना क्या हो गई? एक क्रिया हो गई, या पढ़ना जो है वो एक क्रिया हो गई। लेकिन यहाँ पर पढ़ा क्या हो गए? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया, ठीक है। अवयव में दूरी का एग्जाम्पल लेते हैं, या अब जब जो शब्द है वो सभी अवयव में आते हैं। ऐसे शब्द जो हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वैसे शब्दों को अवयव कहते हैं। जो स्वतंत्र चलते हैं, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं, ये बोल सकते हो हिंदी में आप, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। तो अवयव का एग्जाम्पल क्या हो गई? दूरी से क्या बनता है? दूरिता, ठीक है। तो वो भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगी। विशेषण में क्या हो गई? जैसे हम किसी की विशेषता बताते हैं, है ना। जैसे कि बुद्धिमान से क्या बनी? बुद्धिमता, हम उसे ऐसा कह सकते हैं। और फिर आता है जातिवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं, उसे भी हम भाववाचक संज्ञा में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? क्या ले सकते हैं हम जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल? जैसे लड़का से क्या बन सकता है? लड़कपन, ये बन सकता है। ऐसे ही अब सर्वनाम से भी क्या होता है? भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। अब हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। बहुत ईजी है। ऐसी वस्तु जिससे उसके गुण धर्म का, उसके पदार्थ होने का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में गिना जाता है। जैसे कि क्या हुआ? दूध हो गया, द्रव है, सोना, चांदी, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा या इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं, उसकी श्रेणी में आता है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ संज्ञा। अब अगला देखते हैं हम लिंग। किसी शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। लिंग जो है वो संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान, ठीक है। ये पहला तो संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान, ठीक बात।
अब देखिए इसकी परिभाषा। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिससे नर या मादा जाति का बोध हो उसे हिंदी व्याकरण में लिंग कहते हैं। और लिंग जो है वो संस्कृत का शब्द है, इसको ध्यान देना है। पूछ सकता है कि लिंग कौन सा शब्द है, किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है चिन्ह लगाना या निशान लगाना। ठीक है। संस्कृत में लिंग जो है वो 3 प्रकार से पाया जाता है। पहला आता है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी में केवल 2 लिंग है, एक है स्त्रीलिंग, दूसरा है पुल्लिंग। ठीक है। अब देखिए कोई भी वाक्य अगर हम लिखते हैं तो वो वाक्य में जो लिंग रहता है वह उस वाक्य के विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और विभक्ति के अनुसार चलता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं विशेषण का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मोटा सा आदमी। ठीक है। तो ये मोटा क्या है, ये विशेषण है। इस विशेषण के हिसाब से आदमी क्या हो गया, यहाँ पे पुल्लिंग बन गया। ठीक है। आदमी क्या बन गया, पुल्लिंग बन गया। अब सेकेंड एग्जांपल लेते हैं सर्वनाम से। सर्वनाम से जैसे आप पुस्तक पढ़ती हैं, आप पुस्तक पढ़ती हैं, तो यहाँ पे पुस्तक क्या हो गया, किसके हिसाब से चल रहा है, सर्वनाम के हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पे पुस्तक क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है। इसी प्रकार क्रिया के हिसाब से, जैसे कि आदमी दौड़ता है, तो वहां पे क्या हो गया, वो पुल्लिंग बन गया, है ना। तो इसी के हिसाब से लिंग जो है वो चेंज होता है। किसी भी वाक्य में लिंग सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और विभक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वाक्य में कैसे यूज होगा, क्या वो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। इसका निर्णय ये सभी चीजें करती है। ठीक है। अब देखिए मैंने बताया कि हिंदी में 2 लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब देखिए हमारे देश में बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, सब अपनी अपनी भाषा लेकर के आए, तो उनमें से बहुत सारी चीजें हिंदी में माइग्रेट होकर के यूज होने लगी। तो ऐसे शब्दों को हमने अलग अलग भागों में बांट दिया, तो वो बात का टॉपिक है, उसको बाद में पढ़ेंगे। लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द यूज किए जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को अलग अलग बांटा गया है, उनमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कुछ नियम हैं जिसको आपको याद करना होगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें आप याद नहीं कर पाओगे। इसलिए कुछ छोटे छोटे जो नियम हैं, जो रूल हैं, उसी को आप याद करो या उसको समझने की कोशिश करो, तो ये एग्जाम में काम आएगा। थोड़ा सा ट्रिकी भी है ये और मजा भी आएगा। तो उस नियम को देखते हैं। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग के नियम देख लेते हैं और उसके बाद हम स्त्रीलिंग के देखेंगे। अलग अलग भाषाओं से कुछ कुछ जो शब्द हैं वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, इसी वजह से उनके भी हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पुल्लिंग से। पुल्लिंग में जिन शब्दों का अंत में त्र होता है, जैसे कि चरित्र हो गया, ये किसमें आ जाएगा, पुल्लिंग में आ जाएगा। जिन शब्दों के अंत में नांत होता है वो पुल्लिंग में आते हैं। जिन शब्दों के अंत में ज होता है, जैसे कि जलज होता है, पंकज होता है, वो सभी पुल्लिंग में आते हैं। जिन शब्दों के अंत में त्व, त्य, व और य आते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। जिन शब्दों के अंत में आर, आय, आस आता है वो पुल्लिंग में आते हैं। अधिकार, उल्लास, ये सभी किसमें आ गए, पुल्लिंग में आ गए। इसमें एक अपवाद भी है, आय। आय और सहाय 2 है, इसमें अपवाद। वैसे ही नांत में पवन अपवाद है। ठीक है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है या अकारांत होता है, क्रोध, मोह, ये पुल्लिंग में आ गए। जिन शब्दों के अंत में त आता है, त, वो किस में आता है, पुल्लिंग में आता है। जिन शब्दों के अंत में ख आता है, जैसे कि मुख,
दुख, सुख, जिसमें लास्ट में ख है वो किस में आता है? पुल्लिंग में आते हैं। जिन शब्दों के जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना, आव, पन, पा और व आते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। ये सब रूल्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको छत्तीसगढ़ी में भी ये काम आएगा। जब छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज पढ़ोगे तो सेम रूल्स अगर एक बार पढ़ लिए तो उसमें भी काम आ जाएगा। मतलब एक बार पढ़ो, दोनों का फायदा उठाओ। इसी वजह से ये रूल्स मैं आपको बता रही हूँ। अदरवाइज आप इसको बुक से भी एक बार देख लिए या पढ़ लिए, उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसको बताने का उद्देश्य मेरा यही है क्योंकि हिंदी में तो कम ही आता है लेकिन छत्तीसगढ़ी में आता ही है, वचन पूछा ही जाता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, खासकर सहायक संप्रेक्षक का पेपर, उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे आए ही थे। ठीक है, अब अगला है शरीर के अंगों के नाम, जैसे कि कान है, मुंह है, होंठ है। इसमें भी कुछ अपवाद हैं जैसे कि नाक, कोहनी, ये सभी जो है वो अपवाद में आते हैं। रत्नों के नाम जैसे हीरा है, जवाहरात है, मूंगा है, ये सभी किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। धातुओं के नाम, धातु में सभी धातुओं के नाम पुल्लिंग में आते हैं केवल चांदी को छोड़कर। फिर अनाज का नाम, ये भी किस में आता है? पुल्लिंग में आता है। इसमें भी कुछ अपवाद हैं। ठीक है, जैसे कि जौ है, मूंग है, ये सभी अपवाद में आते हैं। पेड़ों के नाम में बरगद है, कुछ भी पेड़ के नाम आम, बरगद, ये सभी किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम दूध, घी, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। भौगोलिक जल और स्थल, देशों के नाम पर्वत, पहाड़ और मैदान, रेगिस्तान। वायुमंडलों के नाम स्थलमंडल, जलमंडल, नभमंडल, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। ऐसे शब्द जिनका अंत में आब आता है जैसे शराब, खराब, ये सब किस में आ गए? पुल्लिंग में आ गए। ये हालांकि उर्दू के शब्द हैं। ठीक है, तो ये आपका पुल्लिंग कंप्लीट हुआ। अगर इसमें कुछ अगर और भी चीजें अगर बच गई होगी तो आप खुद से इसको इंक्लूड कीजिए और जो भी अगर छूट जाता है तो उसको एक बार रिमाइंड भी करा सकते हैं आप मुझे, क्योंकि मैं इतने सारे वीडियो लेक्चर बना रही हूँ एक साल पहले लिए तो कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, तो उसके लिए मुझे रिमाइंड करवाइए। तो ये हो गया पुल्लिंग। अब हम देख लेते हैं स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग देखते हैं। स्त्रीलिंग में भी बहुत सारे नियम हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बस थोड़ा सा ऐसा ओवरव्यू के लिए बता रही हूँ। आप कोई भी मार्केट से बुक उठाइए, लूसेंट की हो चाहे जो भी आपको बुक अच्छी लगती है, और बस उससे देखना शुरू कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। उसको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो एक बार बस आप देखते जाइए। जब कभी भी आप पेपर देते हैं तो उसके पहले रात में थोड़ा सा बस फटाफट पढ़ने पलटने का काम कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए स्त्रीलिंग में क्या आ जाएगा? आकारांत, ऐसे शब्द जिसके अंत में आ आता है, जैसे कि दया है, माया है ना। नाकारांत, इसके अंत में ना आता है। उकारांत, जिसमें ऊ आता है, ये वाला। ठीक है, जैसे वायु है, जिसके अंत में की और नी प्रत्यय जुड़ा हो, जैसे कि गति, हिम्मती, हानि, ये सभी शब्द रहेंगे। जिसके अंत में तार जुड़ा हुआ हो, जैसे नम्रता, लघुता। जिसके अंत जो इकारांत शब्द हो, मतलब जिसमें ये वाली मात्रा लगती हो, जैसे कि निधि, है ना। जिसके अंत में ईमा प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, है ना। फिर अगला आता है जिसमें इकारांत जुड़ा हो, इकारांत में फिर से ई वाली मात्रा आ जाएगी, जैसे कि गर्मी, है ना। फिर या, त, स, ट, वह, हट, ख, इन सभी शब्दों के जो प्रत्यय हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे देती हूँ मैं। दया, दया जो है वो किस में आ जाएगा? स्त्रीलिंग में आ जाएगा। साहस, स से बना साहस, तो ये किसमें आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। ट भी किसमें आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। फिर अगला आता है उकारांत वाले। उकारांत मतलब ये वाली मात्रा लगेगी। गुरु, गुरु क्या हो जाएगा? हालांकि गुरु नहीं आएगा। गुरु से तो पुल्लिंग शब्द का बोध होता है। ठीक है, इसमें और कुछ शब्द का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हम लेते हैं
चलिए इसको आप अपने से ले लीजिए, आप क्या लेंगे पता नहीं करार से। फिर आता है अगला नदियों के नाम। नदियों के नाम जो है वो किसमें आ जाएंगे? स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। नक्षत्रों के नाम जैसे कि पुष्य नक्षत्र, रोहिणी, ये सभी स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। खाने पीने की चीजें, कचौड़ी है, समोसा है, खीर है, ये सभी खाने पीने की चीजें किसमें आ जाएगी? स्त्रीलिंग में आ जाएगी। बनिए की दुकान में मिलने वाली चीजें, लौंग, इलायची, सौंफ, ये सभी चीजें किसमें आएंगी? स्त्रीलिंग में आएंगी। तो ये हो गया स्त्रीलिंग। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम सर्वनाम। सर्वनाम बहुत इजी है। सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा के बदले यूज की जाती है। लेकिन अब इसका डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे क्योंकि इसके डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें छिपी रहती है और इसी को अलग अलग पॉइंट्स में बना करके क्वेश्चंस किए जा रहे हैं आजकल, और शब्दों से क्वेश्चंस किए जा रहे हैं।